दोस्तों, भगवान बुद्ध ने सत्य ही कहा है, तुम हे ही किचंग आतपंग अखा तारो तथागता। इसका मतलब है कि सफलता के लिए आपको स्वयं ही मेहनत करना है, शिक्षक का काम केवल मार्ग दिखलाना है। रजनीश तोमर सर फॉर यूपीएससी ट्रैकर, भारत एकेडमी भावनगर और विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद, इन तीनों प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने एक नए प्रकार का श्रृंखला का शुरुआत किया है। ये मेरे दिमाग की उपज है कि आईएएस और भारत के जो 5-6 हिंदी भाषी राज्य हैं, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब राज्यों में जो क्लास 1-2 का एग्जाम होता है, उसके प्रश्न पत्रों का जो विषय मैं पढ़ाता हूं, इसीलिए ये यूपीएससी रजनीश सिंह तोमर सर फॉर यूपीएससी ट्रैकर हैं आपके लिए। जो विषय मैं पढ़ाता हूं उसका सॉल्यूशन लेकर के मैं आपके सामने आऊं, और यह अब अनवरत यूट्यूब पर चलते रहेगा। और केवल सॉल्यूशन लेकर नहीं आऊं दोस्तों, व्याख्यात्मक हल लेकर आऊं। तो मैं अपने एकेडमी में इतिहास, भूगोल, संविधान और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाता हूं। गुणवत्ता वही रहे, इसके लिए हमने इन चारों विषय का सॉल्यूशन देने का फैसला किया है। तो उसके अंतर्गत दोस्तों हमने आईएएस का, इसके पहले आप वीडियो देख सकते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस एंड टेक, इन 3 का व्याख्यात्मक हल हमने आपको दिया। और मेरे साथ मेरे मित्र फरहान काजी सर ये मुफ्त सेवा आपको दे रहे हैं यूट्यूब पर। वो बैंक में अधिकारी हैं, इसलिए वो काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि यूट्यूब पर फ्री आपको सर्विस दे रहे हैं। सीसैट में मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन, तो उसके तहत वो मैथ का एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं, रीजनिंग का वीडियो शूट हो चुका है, बस अब यूपीपीसीएस का जो है, पीएससी का, वो सॉल्यूशन देंगे। तो उसी श्रृंखला के तहत अब आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूं। यूपीपीएससी 2020 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो 11 अक्टूबर 2020 को प्रारंभिक परीक्षा लिया था, उसके प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल। और उसके अंतर्गत आज पहला सीरीज में भारतीय राज्य व्यवस्था को, सीरीज के अंतर्गत पहला टॉपिक या पहला विषय भारतीय राज्य व्यवस्था को लेकर आया हूं, क्योंकि दोस्तों मैं अपने ऊपर किसी 4 में से एक विषय का ठप्पा नहीं लगाना चाहता हूं कि यही सबसे अच्छा है। आईएएस में हमने सबसे पहला सॉल्यूशन हिस्ट्री का दिया था, और मैंने दिखाया उसमें कि दिल्ली से जितने भी लोगों ने सॉल्यूशन दिया वो खराब नहीं दिए, लेकिन उनसे मैं बेटर दिया। मैं सबका वीडियो देखा हूं, मैंने बेटर दिया है। पॉलिटी मैं सबसे अच्छा दिया हूं, और साइंस टेक भी मेरा ही सबसे अच्छा रहेगा। ये मुझे, क्योंकि इसमें तो अब क्या है, सबका वीडियो है, आप देख करके कंपेयर कर सकते हैं। तो अब कहीं लड़के को ये ना लग जाए कि अरे इतिहास सबसे अच्छा था सर का क्या, इसलिए तो इस बार हमने बदल दिया। मैं पहला सॉल्यूशन भारत के राज व्यवस्था का लेकर आया हूं, और इस बार मैं प्रयास करूंगा कि इसके बाद मैं पहले भूगोल का सॉल्यूशन लेकर के आऊं, उसके बाद मैं इतिहास का लेकर आऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं ज्यादा लेते हुए यूपीपीएससी 2020 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो 11 अक्टूबर को प्रारंभिक परीक्षा ली गई थी, उसके प्रश्नों का हल भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित। लेकिन उसके पहले, जैसा कि आप मेरे हर वीडियो में देखते हैं
कि उस एग्जाम में किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं, उसका एक निष्पक्ष व्याख्या करना, लेकिन उसमें इस बात को जरूर दिखाना, बायस्ड नहीं होना, इस बात को जरूर दिखाना कि करंट के साथ साथ ट्रेडिशनल को पढ़ना भी जरूरी है। इतिहास, भूगोल, संविधान को नहीं भूलना है। इसलिए मैं ये व्याख्या लेकर के आया हूं तटस्थ। तो सबसे पहले देखिए उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2020 का पेपर एनालिसिस। भारत के इतिहास से 21 प्रश्न पूछे गए हैं। 150 क्वेश्चन का यहां एग्जाम होता है, बट मार्क्स होता है 200। 150 प्रश्न के 200 मार्क। प्राचीन भारत से 7 प्रश्न, मध्यकालीन भारत से 8 प्रश्न और आधुनिक भारत से 6 प्रश्न, कुल मिलाकर के 21 प्रश्न भारत के इतिहास से। भूगोल से यूपीएससी में भूगोल से कम प्रश्न होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में लगातार देखे हैं कि नहीं, प्रश्न ठीक ठाक होता है। भूगोल से 25 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें भौतिक भूगोल से 2, विश्व के भूगोल से 10 और भारत के भूगोल से 13। अब इसमें यदि आप चाहें तो भौतिक भूगोल के कुछ प्रश्न को फिजिकल बना दीजिए, अरे पर्वत और देश उसको कहीं भी रख सकते हैं, तो उसमें आप आगे पीछे कर सकते हैं। भारत के संविधान से 22 प्रश्न पूछा गया, जिसमें ट्रेडिशनल 21 और करंट 1। तो आप यदि देखें तो 21 और 25 46 और भारत का संविधान 22, 46 और 22 68 बनता है दोस्तों। और जहां पे लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ 120 के आसपास मार्क्स में बता रहे हैं, यानी 90 क्वेश्चन के आसपास, 150 क्वेश्चन का 200 होता है, तो गुना कर लीजिए, क्योंकि 150 प्रश्न बराबर गुना कर लीजिए कि एक प्रश्न कितने का बनता है। काहे को परेशान होना है, हर चीज अपने हाथ में भाई। चूंकि 150 प्रश्न लाइव बनाने का 200 मार्क का, तो एक प्रश्न जो है 200/150 मार्क का, यानी कि 4/3 मार्क का, 1.33 मार्क का। अब 120 मार्क यदि लोग बता रहे हैं, तो चूंकि 4/3 मार्क इज इक्वल टू 1 क्वेश्चन, तो इसलिए 120 मार्क इज इक्वल टू 120/4 इंटू 3, 90 क्वेश्चन सही होना चाहिए 150 में से। ये सेफ बता रहे हैं, 90 से 100 के बीच में। तो दोस्तों अब जरा देखिए इस चीज को, और ये गुजरात के लड़कों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। 200 मार्क में 120 मार्क मेरिट जा रहा है, अपने यहाँ 400 में 113 जाता है, क्योंकि हम गाइड पढ़ते हैं, और वो भी गुजराती में वो घटिया गाइड पढ़ते हैं। अब बढ़ बढ़ के 400 में 139 आया। अभी भी हमको कितना दूरी तय करना है, ये मैं क्यों बता रहा हूं? अरे मैं तो गुजरात में ही जी मर रहा हूं, गुजरात का तो के लड़कों का तो कभी अहित नहीं चाहूंगा। मेरे लिए सब कुछ गुजरात है। लेकिन समझिए, एक एसडीएम जो यूपी से बनेगा और एक गुजरात से बनेगा, दोनों जब यूपीएससी में लड़ने जाएगा, तो जरा सोच के देखिए कि कितने का अंतर आएगा। यहाँ 139 400 में मेरिट जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम ये दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे हैं कि ये लोग कचरा लिख रहे हैं। हमको दिल्ली के गाइड नहीं, दिल्ली के टेक्स्ट बुक को पढ़ना है। तो 90 क्वेश्चन मिनिमम है दोस्तों। 90 में से आप देख लीजिए 25 और 21 46 और 22, 25 और 21 46 और 22 68 क्वेश्चन, ये 3 विषय मिलकर बनता है। यहां करंट ज्यादा है, अभी आगे दिखाते हैं, हम बायस नहीं होंगे दोस्तों, लेकिन आईएएस के तुलना में इसलिए। लेकिन ट्रेडिशनल भी इतना है। और इसके बाद यदि अर्थव्यवस्था का 21 क्वेश्चन जोड़ लीजिए, तो परंपरागत क्वेश्चन 21 में से इकोनॉमिक्स में 18 पूछे गए हैं और करंट 3 है। अब आइए सामान्य विज्ञान, 16 प्रश्न, भौतिकी से कोई नहीं, रसायन से 4, जीव विज्ञान से 9। यहां साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेके मैं अलग से नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि 3 ही प्रश्न है, जिसमें 2 परंपरागत और 1 समसाम के। इसीलिए हमने कहा कि पहले भूगोल लेकर आएंगे। इसमें पर्यावरण से 12, जिसमें परंपरागत 12 और करंट 0। करंट जिसको स्वतंत्र कहिएगा वो 26 है दोस्तों, और उसमें भारत से 21 और विश्व से 5।
और उत्तर प्रदेश स्पेशल 6-7 क्वेश्चन, तो 7 प्रश्न उत्तर प्रदेश स्पेशल से। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये 4 को तो कभी नहीं छोड़ना है, उसके बाद कुछ देखना है। अब आगे बढ़ें। अब यदि इसको हम बांटें एक नजर में टॉपिक में, तो भारत के इतिहास से 21, भूगोल से 25, संविधान से 22, अर्थव्यवस्था से 21, सामान्य विज्ञान से 16, पर्यावरण से 12, स्वतंत्र करंट 26 है। लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश स्पेशल, पर्यावरण, इकोनॉमी, विज्ञान सब मिलाइएगा, सबसे थोड़ा थोड़ा करंट ले लीजिएगा तो ये 40+ बन जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो करंट भी 40 है अकेला, लेकिन उसके सामने विषय भी कमजोर नहीं है दोस्तों। तो ये जो है ये आपको हमने व्याख्या किया। अब आते हैं हम लोग आज के संविधान के प्रश्नों पे। 21 प्रश्न जो पूछा गया है उसमें से 21 के 21 प्रश्न का मैं आपको व्याख्या करके बता रहा हूं, एक्सप्लेनेशन के साथ मैं बताऊंगा। और मेरा ध्यान ये है कि देखिए किस तरह से आप आईएएस के प्रश्न को देखिएगा और यूपी में यहां फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा है। यहां जिसको कि आर्टिकल याद है, भले ना इजी हो या भारी, लेकिन मॉडरेट हो, कुछ भी कह सकते हैं, बट यहां आर्टिकल जिसको याद है उससे बात बनेगी दोस्तों। तो देखिए जरा क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं? A9, B6, C3, D4 का। अब इसमें किसको नहीं मालूम है कि भाग 9 में पंचायती राज है? आंसर होगा A। बट मैं यहां उपस्थित हुआ हूं आपके सामने इसकी कंप्लीट व्याख्या लेकर के। तो जरा देखिए इसकी व्याख्या। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायत का वर्णन है, क्योंकि पंचायत पूछा, नगरपालिका नहीं पूछा है। अगला, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्य का वर्णन है। अगला, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूलभूत अधिकारों का वर्णन है। और अगला, संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A के अंतर्गत 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख। घबराइएगा नहीं, लेट लगेगा, बट सबका पीपीटी मैं अभी लिख देता हूं। आप यदि उस क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो वहां आपको सबका मिल जाएगा। अब आज से आईएएस वाला हम वहां रखने लगे हैं, तो आपको हिस्ट्री का आज दिख जाएगा पीपीटी, ये व्याख्यात्मक हल। तो क्या देख रहे हैं, चारों आपको हमने बताया आर्टिकल के साथ। अब आइए अगला क्वेश्चन, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? केंद्र और राज्यों की सरकार तो थी, तीसरा तल यानी क्या देख रहे हैं, स्थानीय शासन, पंचायत और नगर पालिका कब जोड़ा गया, ये पूछ रहा है। 90, 91, 92, 93। अब इसमें कौन भारी सवाल है कि 92, इसको भी अगर मॉडरेट भारी कहा जाए, नमस्कार, आईएएस का सवाल मिला लीजिएगा, सी होगा आंसर। लेकिन अब जरा व्याख्या देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9 में पंचायत और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9A में नगर पालिका की स्थापना की गई है। यह भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल के रूप में कार्यरत है। एक भी व्याख्या मेरा कोई असिस्टेंट नहीं किया है। कल जिस दिन अभी मैं शूट जो कर रहा हूं, ये दिन है मंगलवार, तो कल यानी सोमवार को रात में मैं 10:30 बजे फ्री हुआ था और 12 बजते बजते सारे आंसर को लिख दिया। लेकिन मैंने स्वयं लिखा और उसके बाद टाइप करा के अभी मैं 7 बजे शाम को मंगलवार को इसको शूट कर रहा हूं, 6 बजे शाम को, सॉरी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्यों का प्रवेश। संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है।
आर्टिकल 3 के अंतर्गत तो नए राज्यों का प्रवेश, आंसर होगा डी। खास करके मेरे वे यूट्यूब के व्यूअर, या उनको तो अब बच्चे कहे जाएं क्योंकि मैं 49 ईयर्स का हूं, मेरे सामने तो आप बच्चे ही हैं अब, ठीक ना। 72 मेरा बॉर्न है, तो मैं 48 साल पूरा कर चुका हूं, 49वें में प्रवेश कर चुका हूं, 20 साल से मैं ये काम कर रहा हूं। तो जरा सोच के देखिएगा कि अब तो आप मेरे बच्चे ही हैं, भले आप व्यूअर हों, सब्सक्राइबर हों या मेरे क्लास के स्टूडेंट हों। कितना फर्क है आईएएस और इसके क्वेश्चन में, ये देखिए। मैं ही व्याख्या करने आया था, जरा उस व्याख्या को देखिए, एक तनावपूर्ण माहौल था, ठीक है ना। इतना अनुभव के बाद भी कई बार डर लगता था कि अरे आंसर ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा। कोई टेंशन नहीं है, मस्त है। इसीलिए कहते हैं तैयारी उच्च लेवल का करिए। हर राज्य में ये एक समस्या है। मैं तो बिहार में पटना में भी क्लास लिया हूँ अपने, कहिए कि अब तो हम लोग क्या कहेंगे, अधेड़ावस्था में प्रवेश करने जा रहे हैं, 50+ हो जाएंगे 1 साल के बाद। तो लेकिन जब हम लोग अपने युवावस्था में थे तो 30s के राउंड में कहाँ नहीं हम क्लास लिए हैं। पटना में क्लास लिए हैं, इंदौर में क्लास लिए हैं, चला बना छोड़िए हैदराबाद जाकर पढ़ाए हैं। आज जोधपुर और ये सब तो जैसे चोलों के लिए बंगाल की खाड़ी झील बन गया था, तो जोधपुर और ये राजस्थान तो हमारे लिए झील है कि दिल्ली जाना है तो एक बार जाकर पढ़ा देते हैं, अब दिल्ली से गुजरात लौटना है तो एक बार पढ़ा देते हैं। तो ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहां हम नहीं गए हैं पढ़ाने अपने उस दौर में, इतिहास हो, पॉलिटी हो। तो हम हर जगह जहां भी गए, हम हर जगह एक ही बात बोले, वाई MPPSC ओनली, वाई UPPSC ओनली, वाई BPSC ओनली, वाई RPSC ओनली। अरे लेवल बढ़ाओ। ये तो दरवाजे पर आके कहेगा कि आप PT पास हैं अगर हम IAS का अच्छे से तैयारी करेंगे। हाँ, हमने राज्य में हर लड़के को कहा अपने समय में कि जो भारत का चीज है, हम GPSC में भी यही कहते हैं, वो आप IAS के लेवल का पढ़िए, मत पढ़िए चीला चाली टीचरों से। जो IAS का पढ़ाता है उससे पढ़िए, वो लेवल बढ़ाइए। और जो आप अपने राज्य का पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश की संस्कृति, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, वो वहीं के लोकल टीचर से पढ़िए, वो बेस्ट पढ़ाएगा। बस इतना ही करना है। आप अपने राज्य में हैं, बस IAS का तैयारी करिए, इतिहास, भूगोल, संविधान, साइंस टेक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसमें कोई समझौता नहीं करिए, इसमें UPSC लेवल का पढ़िए। और उसके साथ जो है अपने राज्य का इतिहास, भूगोल, संस्कृति और करंट पढ़ना है, वो आप वहाँ के लोकल से पढ़िए। थिंक ग्लोबल, टच विथ लोकल, ये ध्यान रखिए, अपने आप होगा। गुजरात में भी यही सीन है। गुजरात का कल्चर 34 प्रश्न आता है, वो लोकल लोग अच्छा पढ़ाएंगे। अब भारत का इतिहास रजनीश तोमर से अच्छा गुजरात में कोई पढ़ा ही नहीं सकता है, क्योंकि वो जो है IAS का पढ़ाता है। पॉलिटी सवाल ही नहीं है, भीष्म पितामह है। तो जहां भी आपको IAS का टीचर मिले, ये करिए तैयारी। क्यों स्टेट? देखिए कितना इजी लगेगा आपको जब आप IAS का करेंगे। आप खुद महसूस करिए ना कि तोमर सर क्या इतना खुलकर थे जब पॉलिटी का बताते थे। हल्का सा लगता था, बार बार कहते थे प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। आज कुछ नहीं कह रहे हैं। तो अब आइए इसका डी पढ़ें। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद विधि द्वारा नए राज्यों का गठन और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। 3 में इतना ही है, नए राज्यों का प्रवेश नहीं दे सकती है। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत एकदम ओरिजिनल आर्टिकल पढ़ रहे हैं, इसीलिए कहते हैं बेयर एक्ट से अच्छा कोई नहीं है। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत, और यूपी का जो एग्जाम दिए हैं, जो बच्चे हमें यूपी वाला सुन रहे हैं होंगे, सेंट्रल लॉ एजेंसी की जो प्रकाशन की किताब है भारत का संविधान, बेयर एक्ट जो 2 भाषा में, बस पॉकेट वाला रखिए पास में, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब क्वेश्चन फंस जाएगा। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों को प्रवेश दे सकेगी या उसकी स्थापना कर सकेगी। तो डी जो था वो आर्टिकल 2 से बनेगा, अब बाकी सब जो है आर्टिकल 3 से बनेगा। अब आइए, जो भी सेट मेरे पास है
उसका हम ये 34वां क्वेश्चन, अब क्वेश्चन बोल ही जा रहे हैं, एक बार खोज के मिला लीजिएगा। तो निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। आंसर दिया है क्वेश्चन 1 2 3 4, ABCD नहीं दिया है, क्योंकि एक से ज्यादा लोगों को हटाने में संसद की भूमिका है। ये बनाया क्वेश्चन यूपीएससी जैसा। क्या कह रहा है? भूमिका नहीं है इनमें से। ए केवल 1 2, बी 3 4, डी 1 2 3, सी 1 2 3 और डी केवल 3। तो आंसर बिना सोचे है केवल 3, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है डी। जरा व्याख्या सुन लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एकदम आर्टिकल ही हम चर्चा करेंगे, कहीं से कोई दूसरा लल्लू पंजू किताब नहीं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में इस बारे में क्या लिखा है? अनुच्छेद 124(4) उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार, 124(4) में जो लिखा है, सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा, टोटल संख्या का बहुमत तो होना ही चाहिए, तथा उपस्थित एवं मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से के पश्चात राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जाता है। यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने में संसद की भूमिका है। आर्टिकल 124(4). आर्टिकल 217(1)(b), स्मॉल बी, 217(1) के अंदर ए बी है, तो हमको बी है हमारे कामकाज। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 124(4) में उल्लिखित रीति से उसके पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा। जब 124(4) के अनुसार हटाएगा, तो जब 124(4) में संसद की भूमिका है तो इसमें भी संसद की भूमिका है, तो उच्च न्यायालय वाला भी हो गया। अब आइए 317(1) संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को केवल कदाचार के आधार पर उच्चतम न्यायालय के द्वारा जांच के प्रतिवेदन के आधार पर राष्ट्रपति हटाता है। पार्लियामेंट में यह बिल नहीं जाता है या उस पर चर्चा नहीं होती है। हो गया आंसर, केवल 3D। और अनुच्छेद 148(1) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से उसी रीति से हटाया जाता है जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यानी ये भी तो 124(4) के अनुसार हुआ, तो ये जो है चला गया फिर संसद के पास। तो केवल अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग जो है उनको ही नहीं है। क्वेश्चन क्लियर? अब आइए क्वेश्चन नंबर 36। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निहित है। खास करके किसी भी राज्य के, भले ये पेपर यूपीपीएससी है, किसी भी राज्य के, बिहार में होने वाला है एग्जाम, बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हों, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का दे रहे हों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आप देखिएगा हम इतने में रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको इतने एग्जाम का अनुभव है। दिल्ली में जब हम पढ़ाते थे तो इतने राज्य के बच्चों के ज़्यादा संपर्क में थे। उत्तरांचल का पेपर इजी है या भारी है हम नहीं कह पाएंगे, हम नहीं देखे हैं, देखते भी नहीं हैं क्योंकि हम उधर नहीं गए हैं। हरियाणा, हिमाचल मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतने राज्य जो हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, खिलाड़ी रहे हैं भाई अपने जीवन में। और गुजरात के तो खैर यहाँ तो मेरा जीना मरना रहा। 2006 से जो है गुजरात के परीक्षा के पेपर को देख रहे हैं, क्लास 1-2 के पेपर को हमने बदलते हुए देखा है। गुजरात के पेपर को 2006 और 2001 का पेपर जो है उसके जीएस में आता था जीपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन। 2001 में क्वेश्चन आता था नीचे में कौन ब्लड ग्रुप नहीं है, A+, B+, C+ तब O+। आज प्रश्न का लेवल देखिए कहाँ चला गया है, ठीक है ना। तो हमने तो गुजरात के जीपीएससी को बदलते हुए देखा है। मेसोपोटामिया एटलेसू, हड़प्पा एटलेसू मेंस का क्वेश्चन होता था। मैं 2006 में तैयारी जब करा रहा था लड़कों को,
उस साल भी मेरे यहाँ से कई लोग पास किए, वो तो अपने प्रचार कभी नहीं करते। आप हमसे पूछिएगा ना कि सर आपके क्लास से कितने लोग पास किए, हम कहें कोई नहीं किया है। समझ, सीधा जवाब होगा कोई नहीं किया है, ये आप ही से शुरुआत करते हैं। अरे हम खड़ा होके बोल रहे हैं, ये गुणवत्ता है कि जय वीरू से हमारा तुलना करोगे? यही खराब किया है सब लोग, रिजल्ट दिखा दिखा करके। अरे गुरु को, द्रोणाचार्य को बताने का जरूरत पड़ेगा, और चाणक्य को कि उसका चंद्रगुप्त कौन है, कि चंद्रगुप्त का सौभाग्य है कि चाणक्य उसका गुरु है, यह समझिएगा। ठीक है, जो मानता है मानता है, जो नहीं मानता नहीं मानता है। कोई भी लड़का हमसे फेसबुक पर पूछता है कि साहब केटला छोकरा पास थया यूपीएससी में, कोई नहीं थया, और कुछ आ जाओ तुम ही से शुरुआत करते हैं। लेकिन जहां से भी कोई कहता है कि पास किया है, उसके पॉलिटी के टीचर को बुलाओ यूट्यूब पर, और हम भी करते हैं व्याख्या, उससे भी कराओ, पता लग जाएगा कि किससे छोकरा पास हो सकता है। ठीक है ना? तो इसीलिए करें, चाहे कोई कह दे, हम सेलेक्टेड क्यों नहीं है, गुजरात की बात करें या कहीं का भी, बुला लो, तब तय कर देते हैं कि कौन है। तो 20 साल का अनुभव जो है वो कम नहीं होता है। अब 20 साल बाद सेलेक्टेड दिखा के एडमिशन लेना ये ठीक नहीं है। और जो कर रहा है दिल्ली में भी, वो कमज़ोर है, वो ठाकुर है, शोले सिनेमा का हाथ ही नहीं, इसलिए उसको जय वीरू चाहिए। हम बार बार बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हम लोगों को कमेंट करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मेरे कमेंट बॉक्स में 500 खराब लिख दीजिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं यह इंपॉर्टेंट है, ना कि आप जो लिख रहे हैं वह इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका अभी ब्रांडिंग मेरे जैसा तो नहीं है ना कि आपके लिखने से मेरा ब्रांडिंग खराब हो जाएगा। आप कितना जज कर सकते हैं भाई, अभी तैयारी की शुरुआत में है आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं कह रहा हूं किसी भी राज्य का तैयारी करने वाले लड़के को बगल के स्टेट का पेपर जरूर देखना चाहिए। वो एक पैरामीटर होता है कि इसी लेवल का रहे। गुजरात के लड़के भी ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का एग्जाम आगे आएगा, अभी तो उसका एक पीटी का रिजल्ट जो है फंसा हुआ है, जो अभी जस्ट आया होगा। बिहार में आने वाला है, और राजस्थान तो एकदम मस्त होकर इंतजार कर रहा है कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा। और गुजरात में तो डेट दिया हुआ, कोरोना के कारण नहीं आया। तो चलिए आगे देखते हैं। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निहित होता है राज्यपाल में, भारत के निर्वाचन आयोग में, जिला पंचायत राज अधिकारी में और राज्य निर्वाचन आयोग में। यहां पर साफ है कि निर्वाचन में ही होगा, निर्वाचन आयोग में। आंसर होगा डी। हम हमेशा पॉलिटी में बेयर एक्ट से बढ़िया किसी किताब को नहीं मानते हैं, कोई नहीं है। पढ़िए, देखिए डायरेक्ट आर्टिकल, अनुच्छेद 243 के ओरिजिनल आर्टिकल पढ़िए न, काहे को इधर उधर जाए, मूड़ी पुछड़ी पकड़ने से कोई फायदा है। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का तथा उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त जो राज्यपाल के होगा, जो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। क्लियर हो गया कि राज्य निर्वाचन आयोग इसका चुनाव कराएगा। मैं बार बार यही कह रहा हूं दोस्तों कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपको निकट भविष्य में बहुत लाभ मिलेगा। टू द पॉइंट करंट जो है, अभी तक हमने केवल 2-3 ही लिया है, ग्लोबल इंडेक्स, आसियान और ब्रिक्स। आप तीनों का क्वालिटी देख लीजिएगा, एकदम हर वीक आएगा। खाली बस इससे एक बार बाहर निकल जाएं। ये वाला यूपीपीसीएस वाला, आईएएस वाला भी जो है वो तो सबका व्याख्या कर दिए। अब वो मैनेजमेंट का काम है किस दिन कौन सा लोड करता है। अब आइए 38वां प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अंतरराज्यीय परिषद अनुच्छेद 263, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 के। ई क्या हुआ? इसका तो हेडिंग ही खाली अधिकरण है, मेन वाला हेडिंग, और उसमें है प्रशासनिक अधिकरण, न्यायाधिकरण नहीं है। इतने में सी गलत हो गया। और संघ लोक सेवा आयोग 315, आंसर है सी।
मिला लीजिए। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के संबंध में उपबंध, अनुच्छेद 323 ए बगल में ब्रैकेट में जान के क लिखे हैं कि हिंदी माध्यम वाले क प्रशासनिक अधिकरण और अधिकरण ना कि न्यायाधिकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का वहां पे वर्णन है। और अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अब आइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 276, उपरोक्त में से कोई नहीं। आर्टिकल याद हो चाहे नहीं हो, केंद्रीय सतर्कता आयोग एक वैधानिक निकाय है। वर्तमान समय में जिसमें स्थापना हुआ था उसमें तो वैधानिक भी नहीं था, तो जब ये संवैधानिक है ही नहीं तो आर्टिकल क्यों खोज रहे हैं भाई? मस्त रहिए, अटिक मारिए डी में और खुश रहिए कि हमारा तो सही 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 है, क्योंकि केंद्रीय सतर्कता आयोग संवैधानिक निकाय ही नहीं है, ठीक ना, ये वैधानिक निकाय है। आंसर है डी। अब व्याख्या सुन लीजिए कि जो आर्टिकल का वर्णन किया उसमें क्या लिखा है। अनुच्छेद 268 संघ द्वारा उद्ग्रहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित किए जाने वाले शुल्क। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 278 निरसित, खत्म कर दिया गया है, रिपील्ड। अब आइए सतर्कता आयोग को जाने। केंद्र सरकारी भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक सर्वोच्च निकाय के रूप में 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। क्या देख रहे हैं? 1964 में एक सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। वर्ष 2003 में इसे संसद ने वैधानिक निकाय का दर्जा प्रदान किया। इसमें एक मुख्य सतर्कता आयुक्त और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं। 25 अप्रैल 2020 से श्री संजय कोठारी भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं। याद करिए मेरा सफर यूट्यूब का, रजनीश तोमर सर फॉर यूपीएससी ट्रैकर, हिंदी भाषी लड़के इसी को सब्सक्राइब करिएगा। कारण आप अगर राइट हैंड साइड में भारत एकेडमी को अगर हिंदी भाषी राज्य के लड़के सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा। ये हमारा प्योर और प्योर गुजराती मीडियम का यूट्यूब चैनल है, ठीक है। हमारे स्टूडेंट हमीर राठौर का है, तो क्या कहते हैं, उसमें मेरा ही एक लेक्चर हिंदी में कभी आता है, नहीं तो बाकी एक नहीं आता है। गुजरात के लड़के अगर इसको सब्सक्राइब करेंगे तो अत्यंत फायदे में रहेंगे, क्योंकि गुजराती का चीज आपको मिल जाएगा। विश्वास एजुकेशन में करेंगे तो इसका मोटो 2 है, ये गुजरात को भी ध्यान में रखे हुए है और भारत को भी रखे हुए, विश्वास एजुकेशन। तो वहां अगर सब्सक्राइब करिएगा तो आपको कई बार जो मेरे गुजरात के टीचर होंगे उनका भी लेक्चर आएगा, तो उस दिन आप परेशान हो जाएंगे, वो प्योर गुजराती में होगा। जैसे अभी 2 लेक्चर हिनल मैडम का आया था बायोलॉजी में। अब मेरा तो कहीं भी आएगा तो हिंदी में ही आएगा, लेकिन अगर हिंदी भाषी राज्य का लड़का रजनीश तोमर सर फॉर यूपीएससी ट्रैकर को किया तो उस यूट्यूब चैनल पर एक भी गुजराती कोई भी प्रकार का लेक्चर उसमें नहीं आएगा। इसलिए हिंदी भाषी राज्य के लड़के रजनीश तोमर सर फॉर यूपीएससी ट्रैकर ही सब्सक्राइब करिएगा। बहुत जल्द मेंस का भी आपको हम अपना क्वालिटी दिखाएंगे, पिछले साल के प्रश्नों को लेकर आएंगे कि आपको कैसे लिखना चाहिए, और जो लोग पेपर का सॉल्यूशन दिए हैं मार्केट में उनका क्या हाल है वो भी दिखा देंगे। और अगर हिंदी भाषी लड़के विश्वास को कर लेते हैं सब्सक्राइब तो कोई नुकसान नहीं होगा, बट उस दिन बर्दाश्त करना होगा जिस दिन आएगा गुजराती में। अब गुजरात के लड़के यदि भारत एकेडमी को भी सब्सक्राइब करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुजरात प्योर गुजराती में जो कुछ भी है वो आपको मिलेगा। तो आप तीनों ही चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन रजनीश तोमर सर फॉर यूपीएससी ट्रैकर ओनली हिंदी भाषी राज्य के लिए है, विश्वास एजुकेशन दोनों के लिए है, और भारत एकेडमी केवल और केवल गुजराती लड़कों के लिए है, गुजराती मीडियम के लिए। यहाँ पर आपको क्लास 3 के परीक्षा से रिलेटेड सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा, और उतना गुणवत्ता फिर कहीं नहीं मिलेगा।
पीएसआई, कांस्टेबल, तलाटी, इन सब के लिए। मेरे विश्वास एजुकेशन के चैनल और मेरे रजनीश तोमर सर फॉर यूपीएससी ट्रैकर में आईएएस और सभी राज्यों के क्लास 1-2 के नीचे कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा। रीट, नमस्कार, मुझे अनुभव ही नहीं है तो मैं कैसे कराऊंगा, ठीक ना। हाँ, पेपर होगा तो उसके भारत वाले पार्ट का व्याख्या कर देंगे, बट में मजा आता है आरपीएससी का व्याख्या में, यूपी पीएससी का व्याख्या में, मध्य प्रदेश के व्याख्या में और आईएएस के व्याख्या। तो रजनीश तोमर सर में वही आएगा। अब विश्वास में गुजरात के परीक्षाओं का आएगा, क्लास 3 नहीं आएगा, उसके लिए भारत एकेडमी। इस तरह से है। तो चलिए आगे देखें। राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्न अध्यक्षों पर विचार कीजिए। जयंती पटनायक, ममता शर्मा, गिरिजा व्यास, डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी। इनकी नियुक्ति का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनिए। 2134, 2314, 1342, 1432। जयंती पटनायक सबसे पुरानी है और पूर्णिमा आडवाणी 2001 के आसपास थी। तो क्या कहते हैं, 1432 में ही जाएंगे डी। अब सबका कार्यकाल देख लीजिए। सॉरी, पूर्णिमा आडवाणी 2002 है। जयंती पटनायक 3 फरवरी 1992 से 30 जनवरी 1995 तक राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा रही। ममता शर्मा 2 अगस्त 2011 से 1 अगस्त 2014 तक। डॉक्टर गिरिजा व्यास 2 टर्म रही हैं वहां की महिला आयोग की अध्यक्षा, 16 फरवरी 2005 से 15 फरवरी 2008 तक और 16 फरवरी 2008 से 8 अप्रैल 2011 तक। और डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी 25 जनवरी 2002 से 24 जनवरी 2005 तक। अब वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा है रेखा शर्मा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 या जे होगा ये, ठीक ना, के देख लीजिए ना, ABCDEFG ऐसे करके के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है। मैंने 71 या के अंतर्गत किस क्षेत्र को विशेष स्थिति मिला है। तो नागालैंड, हैदराबाद और कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात, लद्दाख। तो ऑब्वियसली बी है हैदराबाद और कर्नाटक। देख लीजिए, बना डायरेक्ट फैक्चुअल। हाँ, फैक्ट्स थोड़ा डीप है कि भाई स्टेट लेवल का लड़का आप 371 या क्यों नहीं पूछेगा। 70 अगर हटाया गया है, 70 में संशोधन किया गया है, तो फिर वहां पर आपकी जिम्मेदारी है कि क्या संविधान में और भी जगह है क्या किसी राज्य को विशेष दर्जा, तो हम उसको भी देखें, इसलिए क्वेश्चन पूछा है। आइए, अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 ए कैपिटल हिंदी माध्यम के लिए क, नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 जे, ABCDEFGHIJ, 371 या हैदराबाद एवं कर्नाटक राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध। लद्दाख का वर्णन नहीं है, ठीक ना, क्योंकि लद्दाख जब जम्मू कश्मीर के साथ था तो 370 में था। जोड़ के दिया ना सवाल, देख रहे हैं ना, इसीलिए कह रहे हैं कि कैसे पूछेगा ये आपको भी नहीं पता, इसलिए एक बार पहले ट्रेडिशनल सब पढ़ जाइए। 46, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। मूल कर्तव्य भाग 4 का, राज भाग 6, भारत का महान्यायवादी भाग 13। ई कहां लेके चला गया भाई, 5 बने हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रपति 148 आर्टिकल, राष्ट्रपति के बाद संसद और उसके बाद ये, तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14। सी आंसर। अब जान लीजिए, भाग 4 में अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मूल कर्तव्य का उल्लेख है। भाग 6 में अनुच्छेद, ये बार बार अनुच्छेद बोल रहे हैं, ये भी रटना है वरना स्टेट लेवल के लिए किसी दिन गड़बड़ हो जाएगा। भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 के अंतर्गत राज्य का उल्लेख। भाग 5 के अध्याय 5 में 5 का अध्याय 5 148 से 151 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। भाग 14 में अनुच्छेद 308 से 323 के अंतर्गत संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का वर्णन है। फिनिश। फुल्ली
कंसेप्चुअल नहीं, केवल फैक्चुअल, डीप फैक्चुअल। इसीलिए इसका नाम दिया गया स्टेट सर्विस के हिसाब से मॉडरेट टफ, कि जो लड़का आईएएस का तैयारी वो घटिया वाला किताब पढ़ के नहीं, बेयर एक्ट को पढ़ के किया होगा, एक एक आर्टिकल देखा होगा, वो 21 में 21 नंबर लेके चला जाएगा, 21 में 21 मार देगा। याद करिएगा, बड़बोलापन होता है तो हम यूपीएससी में भी बोलते उस एग्जाम पे। उस दिन हमने कमेंट उठाया था कि ऐसे हाथ करके बोला बहुत आसान है, हाँ बहुत आसान है। भाई ऐसा नहीं है, उसका एक एक वर्ड पढ़ना पड़ता है। असली यहां उठा के बोलिए कि एकदम आसान है, कि अगर आपको मालूम है फैक्ट्स, कहीं नहीं शंका होगा कि ए होगा कि बी होगा। लेकिन आप देखे होंगे यूपीएससी में कि कोई भी आदमी अगर उसका व्याख्या किया, हर टीचर अपने हिसाब से प्रयास किया, लेकिन वो बार बार कहा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। चलिए, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति 22 सदस्य होगा, प्रकलन समिति 30, लोक उपक्रम समिति 22, याचिका समिति 22, आंसर बी प्रकलन समिति 30। सब तो फैक्चुअल सवाल है, पढ़ लेते हैं। लोक लेखा समिति में 15 लोकसभा से एवं 7 राज्यसभा से मिलाकर कुल 22 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में लोकसभा से सभी सदस्य होते हैं और उनकी संख्या 30 होती है। लोक उपक्रम में 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से मिलाकर कुल 22 सदस्य होते हैं। और याचिका समिति में 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से मिलाकर 22 होते हैं। दोनों जगह अलग अलग बनती है तो वो तो और छोटा हो जाएगा, लेकिन जोड़ भी दीजिएगा तो भी वो 22 ही होता है। इसलिए आंसर बी प्राक्कलन समिति। अब आइए 50 क्वेश्चन। भारतीय संविधान से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? CAA नहीं पूछा और आपसे नागरिकता ही पूछा। अनुच्छेद 310, 3 से 10, अनुच्छेद 4 से 11, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 6 से 11। अब इसमें कोई शंका है कि भाग 2 में 5 से 11 के बीच नागरिकता है? सी होगा आंसर। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत नागरिकता का उल्लेख। इसीलिए हम अपने क्लास के गुजरात के लड़के को हमेशा बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश तो दूर है, बट 2 भुजा, बायां राजस्थान और दायां MP, जरूर परीक्षा देने जाना चाहिए। पेपर देने के बाद आइडिया लग रहा होगा ना कि तोमर सर जो पढ़ाते हैं उसका स्टेट सर्विस में कोई क्वेश्चन अगर गिर जाए तो कहिए, तो गुजरात GPSC में कैसे गिर जाएगा? जरा बता दीजिए किसमें से मेरे क्लास के विद्यार्थी अगर कोई प्रश्न आपको नहीं पढ़ाए हो तो ध्यान रखिएगा। और गुजरात के बच्चों को मैं बार बार कहता हूं कि गुर्जर प्रतिहार से सीखना है। कन्नौज तक गया था लड़ने, तो बीच में MPPSC आया होगा, तो फिर आप क्यों नहीं? कितना बढ़िया अहमदाबाद से शांति एक्सप्रेस चलती है, शाम को बैठिए, सुबह इंदौर, सेंटर डालिए, एग्जाम दीजिए, शाम को शांति एक्सप्रेस, सुबह अपने गुजरात। आबू घूमने जा सकते हैं, परीक्षा देने नहीं जा सकते हैं। आबू में अपना सेंटर है, पालनपुर के बाद तो आदमी पैदल चला जाएगा आबू रोड, कितना दूर है। तो हमेशा हम कहते हैं कि जाइए, भले पेपर देंगे फेल हो जाएंगे, लेकिन पेपर जब देंगे ना दूसरे स्टेट का तो एक आइडिया लगेगा कि इस तरह से होता है। और अपने लेवल का पेपर दीजिए, क्लास 1-2। चलिए अब आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत नागरिकता का उल्लेख। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? परसेंट नहीं पूछ रहा है, वो तो 15% है। कम से कम कितनी हो सकती है? क्योंकि अगर किसी राज्य में 40 ही सीट होगा तो वहां तो 15% लगाइएगा तो 15 चौका 60, 6 मंत्री में काम चलाना पड़ जाएगा। तो आप इसको देखिए, आंसर है बी 12 मंत्री होगा। जरा पढ़िए आर्टिकल कि एकदम डायरेक्ट लिखा है। आर्टिकल 164(1)A, इसे संविधान के 91वां संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा अंततः स्थापित किया गया। किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में, अब क्या है सुनिए, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु
किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। ये 164 1A में लिखा हुआ है, जिसको 91वां संशोधन से जोड़ा गया है। बेयर एक्ट का महत्व समझ में आ रहा है ना। कोई भी प्रकाशन का किताब नहीं पढ़ना है। रजनीश तोमर भी लिखा है पॉलिटी, नहीं पढ़ना है। पहले बेयर एक्ट को दबा के पढ़ना है 3 बार, आर्टिकल दिमाग में घुस जाए। उसके बाद कोई किताब खोल के पढ़िए, आपको सब लग जाएगा कि अच्छा गंगा इसी हिमालय से निकली है, समझ गए ना। अच्छा यमुना इसी हिमालय से निकली है। उत्तर भारत की सभी नदियां लगभग हिमालय से ही निकलती है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है ये यहाँ पे प्रश्न है। अब आइए 56, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। गोलकनाथवाद 1967, इसी टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी में भी था, पानी पिला दे रहा था, ठीक ना। केशवानंद भारती वाद 1973, शंकरी प्रसाद वाद 1951, सज्जन सिंह वाद 1965 में। अब जरा पूछिए उन करंट अफेयर्स के मैगजीन वालों से कि केशवानंद भारती का जो पूरा जन्म कुंडली लेके आ गए थे कि कहाँ जन्म हुआ था और कहाँ पर जो है शिक्षा ग्रहण किए थे, पूरा अब एकदम 8 घंटा केशवानंद भारती, दोनों जगह में क्या पूछा, संविधान से वास्ता रखना है, केशवानंद भारती से नहीं रखना है, सज्जन सिंह से नहीं रखना है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि 370 में बदलाव आया है तो कश्मीर जान के अभी क्या करिएगा, पहले 370 जानिए कि उसमें क्या कहता है। इतिहास पढ़िएगा तो कश्मीर जान लीजिएगा। और यही पढ़ा पढ़ा के दिल्ली वाला कोचिंग वाला आपको परेशान किया है। चलिए देखिए, तो सीधा केशवानंद भारती है, इसमें सवाल में कुछ है ही नहीं, लेकिन मैं व्याख्या अलग ढंग से करूंगा। मैं अपने से हाथ से लिखा हूं एक एक व्याख्या। मूल अधिकार संविधान का आधारभूत ढांचा है, इसलिए वे संविधान संशोधन द्वारा कम किए जा सकते हैं, परंतु वे समाप्त या नष्ट नहीं किए जा सकते हैं। ये इंटरप्रिटेशन है सुप्रीम कोर्ट का केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973 में। ये लाइन याद रखना जरूरी है हमको। संसद मूल अधिकारों से संबंधित प्रस्तावों को संशोधित नहीं कर सकती है। ये स्टेटमेंट है शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ 1951 में और सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य 1965 में। संसद मूल अधिकारों को संशोधित नहीं कर सकती है तथा 13(2) में वर्णित शब्द विधि संवैधानिक संशोधन विधि को भी शामिल करती है। ये कहा है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य 1967 में। उसका क्रक्स जानिए, इंटरप्रिटेशन क्या किया है वो जानिए। इंटरप्रिटेशन को पढ़िए, कोर्ट के जजमेंट को पढ़िए, और हम लोग गोलकनाथ को जानने निकल पड़ते हैं कि कौन था। चलिए अब आगे देखें। और एकदम इसमें सबसे नंबर 1 है अपने गुजरात के फैकल्टी लोग। पढ़ाने पॉलिटी में आए हैं आपातकाल, ठीक ना, इमरजेंसी। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चलिए बोल गए, अब उनके बारे में कहानी सुनाने लगा कि इंदिरा गांधी ने ये किया तो फलाने ने वो किया। अरे भाई बकस दो लड़के को, समझे न, बच्चे की जान लोगे क्या है? बच्चे को आपातकाल पढ़ाओ कि क्या प्रोविजन है संविधान में, वो नहीं पढ़ा रहे हो और फालतू चीज बके जा रहे हो। अच्छा हो उसके साथ जोड़ जोड़ के 22 राज्य का मुख्यमंत्री भी पढ़ा दो ना। राष्ट्रीय आपात लगा था ना, क्या पता किसी राज्य का मुख्यमंत्री पूछ ले, राज्यपाल पढ़ा दो, किसी राज्य का राज्यपाल पूछ ले। अरे भाई संविधान में संविधान से रिलेटेड चीज आता है, ऐसे हाथ करके बके जा रहे हैं जो है, और उसके बाद कहेंगे कि मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं। बिल्कुल आपके जैसा कोई नहीं है, वैसा बनना भी नहीं चाहते हैं। जैसा प्रश्न आता है वो पढ़िए, हाँ उसको एकदम डीप पढ़िए। 58 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 58 नंबर क्वेश्चन एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39A सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, सी अनुच्छेद 44
सामान्य नागरिक संहिता, डी अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। बस यही डी गलत है और कुछ सोचना ही नहीं है, 50 आर्टिकल है वो। ये वाला यूपीएससी में भी पूछा था, देख रहे हैं क्वेश्चन मिल रहा है, यूपीएससी में भी पूछा था न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 39A क्या है हेडिंग संविधान में? सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 क्या है हेडिंग? ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अब चूंकि एक तरफ 48 रखा है तो 48 में क्या है? कृषि एवं पशुपालन का संगठन। उसके सामने कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण रखा है तो वो है अनुच्छेद 50 के अंतर्गत। अब आइए क्वेश्चन नंबर 60। 1 से 51 आर्टिकल टिप्स पे होना चाहिए, बट ऊपर ऊपर नहीं, बढ़िया से। 60 भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब लगाइए कि हाँ यूपीएससी के क्वेश्चन के बराबर है। 2 बार ही बोले हैं अभी तक में। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा। दूसरा, महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। नीचे के दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। आंसर है ए केवल 1। फिर से याद दिला दें जो लोग लेट जुड़े होंगे, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एसडीएम डीवाईएसपी के लिए जो परीक्षा, वहां उसको अपर सबऑर्डिनेट कहते हैं, के लिए 11 अक्टूबर को जो परीक्षा लिया गया, वहां 2 पेपर का एग्जाम होता है, GS1 और GS2। GS1 में भारतीय संविधान से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया उसका व्याख्या लेके आए हैं, और GS2 CSAT है। तो उसमें भी जो मैथ रीजनिंग है वो हम प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं, बट काजी सर से बात करेंगे, अगर उनको टाइम होगा तो आपको करवा देंगे। 60 का ए अब पढ़िए, आर्टिकल याद रखना है। अनुच्छेद 76 का 1, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। डायरेक्ट आर्टिकल कहता है ये। अब आइए अनुच्छेद 76(4), महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे, ना कि संसद। इसीलिए कहते हैं यही थोड़ा सा है जो आपको फंसा देगा, कंफ्यूजन होने लगेगा, संसद तो नहीं करेगा। अब आइए 62, क्वेश्चन नंबर 62। ये क्वेश्चन हुआ कि यस यूपीएससी। 3, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया है। कथन ए, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा गया है। आर, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार है। ये तो क्लियर हो गया कि ए इसका आंसर नहीं होगा, कि ए और आर दोनों सही तो हो सकता है बट व्याख्या तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। नीचे के कूट में से सही आंसर चुनिए। आंसर हम जाएंगे इसमें बी, क्योंकि पढ़िए, प्रोफेसर वियर ने भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक व्यवस्था कहा और भारत की न्यायपालिका को न्यायिक पुनराविलोकन तो है ही, जुडिशियल रिव्यू, और उसके साथ साथ यह स्वतंत्र है। अब आइए आर्टिकल 64, निम्न में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? एकदम ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार से लड़के जो हैं वो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा पर्सनल है 6355391928। आप कितने लोग हमको सुनते हैं ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन अगर मुझे ये पता चल जाए कि नहीं बिहार से भी हमारा विद्यार्थी 50 के भी संख्या में सुन रहा है, हम तो उसमें भरोसा करते हैं। आप व्हाट्सएप करिएगा हमको अगर आप देख रहे हो तो आपके एग्जाम तक में अच्छे अच्छे प्रश्नों का मैं इस तरह से वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। और आप मेरे
रजनीश तोमर सर फॉर यूपीएससी ट्रैकर में यूट्यूब चैनल में तो आप हैं तो ही हमको देख रहे हैं, इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, आप जुड़ जाइए, आपके लिए पेपर भी रख देंगे आने वाले लेकिन हाँ ध्यान रखना है कि मैं 4 विषय का ही रिस्क लूँगा, इतिहास, संविधान, भूगोल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चलिए, और करंट जो मैं दूंगा ना करंट, वो मिला के देखिएगा परीक्षा के बाद, इस पर भी आ रहे हैं धीरे धीरे, चिंता मत करिएगा। तो चलिए, निम्न में से किस पर गतिरोध दूर करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? सामान्य विधेयक, धन विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक और विनियोग विधेयक। सीधी सी बात है, सामान्य विधेयक ही होगा ए, बट जरा व्याख्या सुनिए। सामान्य विधेयक की स्थिति में यदि दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो इसे दूर करने के लिए संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। ये आर्टिकल 108 में एकदम आर्टिकल ही उठा उठा के पूछा है। धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाता है तथा लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकता है। 109 जब 14 दिन तक ही रोक सकता है तो फिर कहां से होगा ज्वाइंट सेशन? संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, यह हमेशा ध्यान रखना है कि 545 का, ठीक ना, अब तो 543 कह लीजिए, 543 का लोकसभा में आधा तो मिनिमम होना चाहिए, नहीं तो कल आप 270 लोग को इकट्ठा कर दीजिए और उसका 2/3 गिन लीजिए, नहीं होगा। अगर 270 लोग आए हैं तो भी मिनिमम 273 तो होने ही चाहिए संविधान संशोधन के लिए। हां, अगर 543 आ जाता है और वह जो है 272 के आंकड़ा से 2/3 ज्यादा हो रहा है तो 2/3 गिनेंगे। तो कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उस सदन में उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए, आर्टिकल 368। और विनियोग विधेयक लोकसभा के द्वारा ही रखा जाता है, 114। क्लियर? आर्टिकल 68, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। सूची 1 अनुच्छेद, सूची 2 प्रावधान। अनुच्छेद 61 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। अनुच्छेद 67 ख राष्ट्रपति पर महाभियोग, ए का 2 होगा। अनुच्छेद 94 उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 90 स्पीकर को हटाना। ए का देख लीजिए 2 में 2 आ गया और डी में सब में 1 है, हम जाएंगे सी में आंसर, इसका होगा आंसर सी 2, 3, 4, 1। देख लीजिए, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 67 बी ख आपके लिए उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाना और अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। अब आइए, भारत की संविधान सभा ने निम्न में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? 22 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1948। सी 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। अब आइए 74वां क्वेश्चन, और शायद लग रहा है कि अब हम लास्ट पे आ गए, तो एक बार फिर कहते हैं दोस्तों, बेहतरीन और बिना लाग लपेट के और अच्छा रॉ मटेरियल आपको पेश करेंगे, जो ऑथेंटिक होगा वही। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम हाथ जोड़ के प्लीज़ नहीं कहेंगे, आप सब मेरे बच्चे के समान हैं और हम लोग की उम्र का टीचर हाथ नहीं जोड़ता है, हम गार्जियन हैं आपके। आप जरा सोचिए कि हमसे हाथ जोड़वाइएगा, आपको अच्छा लगेगा, नैतिकता ये कहेगा। इसलिए आप सब्सक्राइब करिए, आपको अच्छा चीज़ मिलेगा। विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है, निम्न में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, मंत्रिमंडलीय सचिवालय, नीति आयोग। आंसर है डी, नीति आयोग। विकास अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन कार्यालय नीति आयोग के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के संविधान के 21 के 21 क्वेश्चनों का
विथ व्याख्यात्मक हल आपके सामने रखा। बाकी राज्य के लड़कों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक संदेश है, अभी मैं खोलूंगा नहीं बात, कि वेट करिएगा, बहुत जल्द तोमर सर शुद्ध हिंदी मीडियम में आपके लिए आ रहे हैं। अपना जो 4 विषय पढ़ाते हैं वो चारों लेकर आएंगे अकेला आदमी, और वही गुणवत्ता देंगे। 400 घंटे की क्लास होगी उसमें, तब मैं आपको मैं उसका एडवर्ट करूंगा। और गुजरात के लड़कों के लिए संदेश है इसके द्वारा कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, काहे को टाइम बिगाड़ रहे हैं अपना। आइए रजनीश तोमर के पास और बेहतरीन चीज लेकर के जाइए। कम से कम ये 4 विषय में तो आपको शुद्ध और खालिश चीज मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग यूपीपीसीएस के अगले एक्सप्लेनेशन के लिए। वादा नहीं करेंगे भूगोल, हो सकता है आ जाए, बट इतिहास भूगोल में से कोई एक आएगा। और एक आध टॉपिक अभी मेरा हमको लगता है कि बचा हुआ है यूपीएससी में, भूगोले बचा हुआ है, तो ज्योग्राफी और पर्यावरण को मिला करके मैं लेके आऊंगा पेपर, चिंता मत करिए, वो व्याख्या मैं करूंगा। तो अगला एक और बच रहा है भूगोल और इन्वायरमेंट यूपीएससी का, वो लेकर आऊंगा। और यूपीपीसीएस का तो अभी सीरीज चलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।